स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अमान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 19 अपना ख़त्म कर लिया था। नेक्स्ट अब हमने स्टार्ट करने हैं चैप्टर 19 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस करवाए जा रहे हैं और स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका शामिल है वो है 19.5। तो मैं आपको सबसे पहले करवा रहा हूँ जी 19.5। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी 19.5 वाला। सिंस मैस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैंने आपको अभी बात बताई थी, मैस इज़ द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, के मैस एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मैस। सो क्वेश्चन ये पूछा गया है, सिंस मैस इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन वी कंक्लूड दैट अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज़ मोर मैस दैन द स्प्रिंग व्हेन इट इज़ नॉट कंप्रेस्ड। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कि सपोज़ आपके पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ आपने एक मैस को अटैच कर रखा है कुछ इस तरह। इस मैस को मैं इस स्प्रिंग को करता हूँ मैं कंप्रेस, मैस को मूव करवाते हैं लेफ़्ट साइड पे, तो अब मुझे सिचुएशन मिलती है कुछ इस तरह से। मैंने मैस को कर दिया है कंप्रेस। तो पूछा गया है कि इस केस में मैस ज़्यादा होगा या एम प्राइम ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट एम प्राइम विल बी ग्रेटर देन एम। ये तो कंफर्म है क्योंकि एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो जाती है, मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अंडरस्टूड है यहाँ पर कि एम प्राइम विल बी ग्रेटर देन एम। अगर एम प्राइम एम से ग्रेटर होगा तो कैसे? तो हमने ये बात पढ़ी थी कि जो एनर्जी का ताल्लुक है ना, एनर्जी स्प्रिंग के केस में इक्वल होती है E इज़ इक्वल टू 1/2 kx²। इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट के मैस के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, बिकॉज मैस, अब चेंज इन मैस E इज इक्वल टू mc², चेंज इन मैस इनटू c² इज इक्वल टू 1/2 kx²। चेंज इन मैस कितना आएगा? चेंज इन मैस विल बी इक्वल टू 1/2 kx² डिवाइड बाय c²। मैस के अंदर चेंज तो आएगा, ये तो अंडरस्टूड है, देखने से पता लग रहा है, लेकिन वो डिवाइड वाला फैक्टर देखें वो कितना है, दैट इज 9 × 10⁻16, बिकॉज c स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, स्क्वायर लेंगे तो 9 × 10⁻16। इतना बड़ा फैक्टर जब आप डिवाइड करेंगे ना तो आपको चेंज इन मैस ना होने के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर हम कंक्लूड क्या करते हैं? हम कंक्लूड ये करते हैं कि देयर विल बी अ इंक्रीज इन मैस, देयर विल बी एन इंक्रीज इन मैस, बट इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ वेरी स्मॉल एज मच कि आप उसको कर ही नहीं सकते डिटेक्ट। तो जब डिटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर मैस में इंक्रीज लिखना क्यों है? तो एक कॉन्सेप्ट यही है कि मैस इंक्रीज होता है लेकिन वो इतना थोड़ा इंक्रीज है कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो ये था आपका 19.5 का आंसर। आप चाहें तो इसके अंदर डायग्राम नाम बनाइएगा, मैथमेटिकल उसमें ज़रूर लिख लीजिए। नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 19.6। अ सॉलिड इज़ हीटेड एंड बिगिंस टू ग्लो, व्हाई डज इट फर्स्ट अपीयर्स रेड। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन 19.6 कि आपने एक सॉलिड को हीट किया, हीट करने पर सबसे पहले जो कलर आपको शो होता है दैट इज़ रेड, कोई और कलर क्यों नहीं शो होता? वेल, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को ज़रा रिकॉल कीजिए, क्या पढ़ा था उसमें? उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब आप एनर्जी चेंज करते जाते हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज, और एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर एक वेवलेंथ प्रोमिनेंट हो जाती है। मेरी बॉडी में से हीट निकल रही है, उसका तो कोई कलर नहीं शो होता, व्हाई इज इट सो? और दूसरी तरफ ये ऑब्जेक्ट है, ये अपने अंदर आपने किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करें ना, फॉर एग्जांपल आपने फायर के ऊपर किसी भी मेटालिक स्पून को या किसी भी ऑब्जेक्ट को रखे ना, तो वो थोड़ी देर बाद हीट होते होते एक वक्त आता है वो रेड कलर का अपीयर होना शुरू हो जाता है। वो पहला कलर जो अपीयर होता है वो रेड ही क्यों? असल में जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पर वो स्पेसिमेन अपने अंदर से वेवलेंथ को एमिट भी कर रहा होता है। हमने ये बात पढ़ी थी उस टॉपिक के अंदर, हमने वहाँ पर कहा था कि एक वक्त में एक वेवलेंथ नहीं निकलती, सारी निकल रही होती हैं, सिर्फ नज़र वो आएगी जो उस वक्त प्रोमिनेंट होगी। तो यहाँ पर सिर्फ जब आप उसको गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले निकलती है इंफ्रारेड। ये वही वेवलेंथ है जो मेरी बॉडी में से भी एमिट हो रही है, जो आपकी बॉडी में से भी एमिट हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट।
लेकिन आपको अपनी बॉडी में से हीट निकलती नज़र नहीं आती, सिर्फ फील होती है। नज़र क्यों नहीं आती? बिकॉज इट इज़ इन इंफ्रारेड रीजन, और इंफ्रारेड रीजन को तो हम देख ही नहीं सकते। तो जब आप उसको हीट करते जा रहे हैं तो वेवलेंथ भी क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और वो इनफैक्ट इंफ्रारेड से जंप करती है विजिबल रीजन के अंदर। वो इंफ्रारेड से कहाँ जंप करती है? विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन के अंदर जो पहली वेवलेंथ है, वो जो पहली वेवलेंथ है वो किस कलर की है? रेड। अगली कौन सी है? ऑरेंज। तो जब वो विजिबल रीजन में एंटर होगी तो पहली जो वेवलेंथ हमें नज़र आती है वो रेड है। तो चूंकि रेड सबसे बड़ी वेवलेंथ है तो सबसे पहले हमें उसी ने नज़र आना है। तो इसके रिप्लाई में आप ये लिखेंगे कि जब हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इट एमिट्स इंफ्रारेड रीजन, वो उसके अंदर वेवलेंथ्स एमिट हो रही होती हैं, लेकिन जब मज़ीद हीट करते हैं तो वो विजिबल रीजन में जंप करती है, और विजिबल रीजन के अंदर पहला कलर विद द हाईएस्ट वेवलेंथ इज रेड, सो इट विल अपीयर रेड। सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल्ड। आपने फाइंड करना है कि टोटल रेडिएशन पे क्या फ़र्क पड़ता है जब टेम्परेचर को डबल कर दिया जाए। टोटल रेडिएशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 10⁴। सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है जी हमारा 19.7, व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी इफ़ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल। कि जब आप टेम्परेचर को डबल करते हैं तो रेडिएशंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो नेक्स्ट चीज़ है जी टेम्परेचर को डबल करने पर, हमने इक्वेशन इसमें पढ़ी थी स्टीफन-बोल्ट्जमैन लॉ, E इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू 10⁴। अगर मैं टेम्परेचर को डबल करूं तो मैं इसको नया एक नाम दे देता हूं, E प्राइम इज़ इक्वल टू सिग्मा, और T नहीं, मैं अब टेम्परेचर चूँकि डबल कर रहा हूं तो मैं लिख दूंगा 2 इंटू T, और ऊपर जिस तरह पहले लिखा हुआ है 10⁴ तो एज इट इज़। सो E प्राइम इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 10⁴, और 2 की पावर 4 को सॉल्व करें इट बिकम 16। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, E प्राइम इज़ इक्वल टू 16 सिग्मा 10⁴, सो E प्राइम इज़ इक्वल टू 16, और सिग्मा T4 इज़ इक्वल टू E। तो एनर्जी पहले से कितने टाइम्स हो जाएगी? इट विल बिकम 16 टाइम्स। आप जल्दी में इस शॉर्ट क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि टेम्परेचर डबल तो रेडिएशन डबल। रेडिएशन डबल नहीं होती। इंटेंसिटी जो है, असल ये फॉर्मूला आपको बताया था, इट इज़ नॉट अबाउट द एनर्जी, इट इज़ अबाउट द इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी कितनी बढ़ जाती है? इट इंक्रीजेज बाय 16 टाइम्स। और इसका प्रॉपर प्रूफ इस तरह लिख कर आपने उसको सॉल्व करना है, मतलब बाकायदा मैथमेटिकल फॉर्म में रिटन में लिखें तो उसका वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता जो मैथमेटिकल का है। सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 19.8, अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड अ बीम ऑफ ब्लू लाइट have exactly the same energy. Which beam contains the greater number of photons? Red और blue, इन दोनों की एनर्जी तो सेम नहीं होती। ब्लू की एनर्जी ज़्यादा होती है, रेड की एनर्जी कम होती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है? अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड द बीम ऑफ ब्लू लाइट बोथ हैव सेम एनर्जी। अगर दोनों की एनर्जी सेम है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि दोनों की एनर्जी सेम हो? तो हमने यहाँ पर एक रिलेशन पढ़ा था, हमने एक जो रिलेशन पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, दैट वाज E इज इक्वल्स टू HF। ये फॉर्मूला तब यूज़ होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 1 फोटॉन। अगर ये n नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए हो देन दिस फॉर्मूला इज रिटन एज E इज इक्वल्स टू NHF। और इसी तरह दूसरी राइट रेड है तो मैं रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ, E इज इक्वल्स टू NHF। दोनों की एनर्जी तो उसने से कहा सेम है, कैसे? फिर देख लें। अ बीम ऑफ रेड लाइट एंड द बीम ऑफ ब्लू लाइट हैव एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। इसका मतलब इन दोनों की एनर्जी सेम है। इसका मतलब ये है इस बात का, NHF इज इक्वल टू NHF, H से कैंसल। बाकी इक्वेशन हम यूँ लिख सकते हैं, N ओवर ये n इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज। ये ब्लू की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एज इट इज़ रहने दें, जबकि ये जो रेड की फ्रीक्वेंसी इधर आकर क्या हो जाएगी? डिवाइड।
यहाँ से मैंने f को ला कर डिवाइड कर दिया, इधर n को ले जाकर मैंने डिवाइड कर दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड से क्या होगी, ज़्यादा होगी, अंडरस्टूड है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड, हैंस टू हैव द सेम रेशो, जो रेशो इस तरफ है वही रेशो इधर बननी चाहिए। इसका मतलब द नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ ब्लू फोटॉन्स। तो आप इसको पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने तो रेड और ब्लू कलर्स है तो मेरे लिए सॉल्व करना आसान है। आप क्या कीजिएगा, आप ब्लू के लिए 1 यूज़ कर लीजिएगा, मतलब N1 F1, जबकि रेड के लिए N2 और F2। तो इसको इस तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है। सो मैथमेटिकली में इसको शो कर दीजिएगा, इट वुड बी बेटर फॉर यू, और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू अटेन द मार्क्स। सबसे अच्छा फार्मूला यही होता है कि आप मैथमेटिकल जितना हो सके शॉर्ट क्वेश्चन में लिखें, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर। ये नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पर आप लिख रहे हो। नेक्स्ट है 19.9, विच फोटोन रेड ग्रीन और ब्लू कैरीज द मोस्ट एनर्जी। आपने सिर्फ मोस्ट के बारे में बताना है। एनर्जी एंड मोमेंटम, दो चीज़ों का पूछा गया है। विच फोटॉन्स हैव मोस्ट एनर्जी, द रेड ग्रीन और द ब्लू। ब्लू के पास फोटॉन्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी वजह क्या है? तो आइए देखते हैं। 19.9 हमने फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू HF, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है। ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के लिहाज से नंबर 1 पर होगा ब्लू, नंबर 2 पर होगा ग्रीन और नंबर 3 पर होगा रेड। ओके, ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी ब्लू की सबसे ज़्यादा होगी। मोमेंटम के लिए रिलेशन, तो मोमेंटम के लिए हमने रिलेशन कुछ पढ़ा था, मोमेंटम P इज इक्वल्स टू H ओवर लैम्डा, ये मोमेंटम का रिलेशन है। और इसके लिए हमने कुछ चाहे तो यूँ भी इस बात को कह सकते हैं कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी मोमेंटम उतना कम होता जाएगा, बिकॉज मोमेंटम एंड द वेवलेंथ हैज़ इनवर्स रिलेशन। तो ब्लू का मोमेंटम सबसे ज़्यादा, ग्रीन का मोमेंटम दूसरे नंबर पर और रेड का मोमेंटम तीसरे नंबर पर। मतलब जो ट्रेंड आप एनर्जी में फॉलो कर रहे हैं, सेम वही ट्रेंड मोमेंटम में भी फॉलो किया जाएगा, बिकॉज एनर्जी और मोमेंटम दोनों सेम तरह से डिपेंड करती हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऊपर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ द लोअर एनर्जी क्वांटा, रेडियो वेव्स ऑफ द और द एक्स रेज। तो आपने ये बताना है कि लोअर एनर्जी किसके पास होती है। एक बात तो अंडरस्टूड है, एनर्जी का ताल्लुक किस चीज़ से है, फ्रीक्वेंसी के साथ, अभी हमने डिस्कस किया। सो 19.20 का आंसर एग्जैक्टली इसी न्यूमेरिकल से, शॉर्ट क्वेश्चन से दिया जा सकता है कि उसने पूछा कि किसके पास एनर्जी कम है। एक लिखी है रेडियो वेव्स, दूसरी लिखी है एक्स रेज। तो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। इस बात को यूँ याद रखिएगा, रेडियो वेव्स आपके सेल फोन्स का हिस्सा है। एक्स रेज आपको पता है कि एक्स रेज बॉडी में से पेनिट्रेट कर जाती हैं। रेडियो वेव्स आपकी बॉडी को नुकसान तो नहीं देती, वो स्किन को बर्न तो नहीं करती हैं, एक्स रेज उसको ख़राब कर लेती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स रेज के पास हायर एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो आप रिलेशन इसमें लिखेंगे E इज इक्वल्स टू HF और आप कहेंगे कि चूँकि एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सो एक्स रेज हैज़ मोर एनर्जी, और रेडियो वेव्स के पास एनर्जी कम होगी बिकॉज दे हैव लेसर फ्रीक्वेंसी। Does the brightness of the beam of light primarily depend on the frequency of the photon or the number of photons? मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ब्राइटनेस ऑफ द बीम इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, या नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। इंटेंसिटी, ब्राइटनेस में ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया। तो वहाँ पर हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम ब्राइट लाइट यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, जब हम डिम लाइट यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कम एमिट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स कम एमिट होना या ज़्यादा एमिट होना क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन ये शो करता है, ये बात ये शो करती है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, फोटॉन्स उतने ज़्यादा हैं। सो ब्राइटनेस मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन। फ्रीक्वेंसी का मतलब फोटॉन की तादाद नहीं है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स, कि जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहे हैं जाके इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उनकी एनर्जी कितनी। सो फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक है एनर्जी के साथ।
जबकि ब्राइटनेस का ताल्लुक किस चीज़ से, इंटेंसिटी के साथ। सो नंबर ऑफ फोटोन डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। When a ultraviolet light falls on a certain diodes, visible light is emitted. अल्ट्रावायलेट के पास हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो उसमें से विजिबल लाइट कैसे निकलती है? जाहिर बात है जब वो उस डाई के ऊपर सपोज, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपने इस सब्सटेंस के ऊपर आपने अल्ट्रावायलेट लाइट को इंसिडेंट किया। जब अल्ट्रावायलेट लाइट को आप इंसिडेंट करते हैं, ये रिफ्लेक्ट होती है, तो आपको कलर्स अपीयर होते हैं। ये कलर क्यों अपीयर हुआ? उसकी वजह ये है अल्ट्रावायलेट उस लाइट उस सब्सटेंस के ऊपर हिट की, सब्सटेंस के ऊपर हिट करने के बाद उसने उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया जो इस सब्सटेंस का हिस्सा है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके हायर में चले गए। जब ये लाइट आपने यूवी ख़त्म की तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट पे, साथ एनर्जी को रिलीज करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट it absorbs energy, and when it comes from the higher to the lower orbit it releases energy। यहाँ पर एनर्जी होती है रिलीज, और जब ये एनर्जी रिलीज होती है इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ विजिबल रीजन, तो हमें यहाँ पर कलर नज़र आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा अब वो ये कि why does this not happens when the infrared light falls on these diodes? जब इंफ्रारेड तो हमें आम हालात में नज़र नहीं आती, जब इंफ्रारेड हमें नज़र नहीं आती उसकी एनर्जी कम है, उसकी तो विजिबल रीजन से भी कम है। अगर आपको ट्रेंड याद हो तो सबसे पहले आता है इंफ्रारेड, फिर आता है विजिबल रीजन। ये इस पोर्शन में हम देख सकते हैं, ना इससे पीछे ना इससे हम आगे देख सकते हैं। तो इंफ्रारेड तो किसी सूरत भी इलेक्ट्रॉन्स को इतना एक्साइट नहीं ना कर सकती कि आपको उसमें कलर्स शो हों, क्योंकि उतनी एनर्जी उनके पास है ही नहीं जो विजिबल रीजन तक वो पहुंच सकें। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से किसी अपर लेवल तक पहुंच भी गया तो इतना ऊपर नहीं जाएगा कि रिलीज जंप वापस जंप करते हुए कि हमें विजिबल रीजन दे सके। तो ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। विल ब्राइट लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस देन द डिमर लाइट ऑफ द सेम कलर? यस, ब्राइट लाइट हमेशा, सवाल ये है किस केस में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इन द केस ऑफ ब्राइट लाइट और इन द केस ऑफ डिम लाइट। अभी हमने ब्राइट लाइट के बारे में ये पढ़ा, ब्राइट लाइट मीन्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फोटॉन जितने ज़्यादा हुए, तादाद जितनी ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा एमिट होंगे। बिकॉज इलेक्ट्रॉन एमिट कैसे होता है? वो फोटॉन जाकर हिट करता है, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रॉन को वो पुल आउट कर देता है उसकी शेल में से। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब वो इलेक्ट्रॉन उस शेल में से बाहर निकलेगा तो डिपेंड किस चीज़ पे तादाद करेगी? एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। अगर 4 फोटॉन आ रहे हैं तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को ही नॉकआउट करेंगे। अगर 10 फोटॉन आएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देंगे। यूँ इस बात का मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी उतने ज़्यादा फोटॉन्स एमिट होंगे, और अगर डिम लाइट होगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम एमिट होंगे। नेक्स्ट 19.14 और आज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 19.14। विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट? ये चीज़ डिपेंड ही नहीं करती। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नॉकिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो ये फ्रीक्वेंसी कम अज़ कम इतनी हो कि इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो सके। ये बात जहन में रखिएगा। मतलब मैं जब इस शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ तो मैं इस बात का मतलब ये ले रहा हूँ कि जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है वो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। मतलब ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की बात हो रही है। अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की बात हो तो फिर तो अंडरस्टूड है, फिर तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सिरे से। लेकिन अगर दोनों फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है देन आई विल गो फॉर कि देन आई विल रिप्लाई इट इन द सेम वे फॉर द बोथ केसेस कि दोनों केसेस के अंदर एक जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट होंगे। फ़र्क कहाँ पर आएगा? अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं या लोअर फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड होंगे वो बराबर होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी बराबर नहीं होगी। हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर एनर्जी, लोअर फ्रीक्वेंसी मीन्स लोअर एनर्जी। तो अगर लोअर फ्रीक्वेंसी आपने कम रखी है तो आपको अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनके पास एनर्जी भी कम होगी, और अगर आपने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखी है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एनर्जी भी कम मिलेगी।
अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कर दूँ। उस टॉपिक में हमने ये बात की थी कि जब आप लाइट इंसिडेंट करते हैं ना मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है। अब इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना कैसे पॉसिबल है? वो इस तरह पॉसिबल है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, वो पहले शेल से दूसरे में जम कर जाएगा, दूसरे से होता तीसरे में, क्योंकि मुसलसल एनर्जी आप इंसिडेंट करते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ऊपर आता जा रहा है, आता एक वक्त इतना दूर वो न्यूक्लियस के होल्ड से हो जाएगा कि अब न्यूक्लियस हैज़ नो होल्ड ऑन इट, न्यूक्लियस में बाहर आ गया। इसका मतलब लाइट ने क्या काम किया, लाइट के फोटॉन से उस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा दिया। होता यूँ है कि एक फोटॉन जाकर इलेक्ट्रॉन के ऊपर हिट करता है और अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है। मोमेंटम का ट्रांसफ़र करना पहली चीज़ तो ये यहाँ पर शो कर देता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, पार्टिकल के तौर पर बिहेव करता है, उसने जाके मोमेंटम ट्रांसफ़र किया। लेकिन यूँ इलेक्ट्रॉन्स का उनको नॉकआउट कर देना, तो ये भी बात भी शो करता है कि वहाँ पर वो एज ए एनर्जी वेव यूज़ हो रही है। फिर नेक्स्ट चीज़ इसमें जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पे डिपेंड करते हैं। जितने ज़्यादा नॉकआउट करने के लिए आपके पास फोटॉन्स अवेलेबल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ज़्यादा एमिट होंगे। इट मीन्स व्हेन यू यूज़ अ ब्राइट लाइट देयर इज़ लार्जर टेंडेंसी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, बट in case of dimmer light the situation becomes totally inverse of the first case, that we will have lesser amount of photons, कि आपके पास फोटॉन्स की जो तादाद होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब फोटॉन्स कम होंगे तो डिमर लाइट के अंदर तो ऑब्वियसली लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आ जाता है कि अगर आप दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को रख दें, फिर मतलब एक तरफ आपने ब्लू लाइट को यूज़ किया, एक तरफ रेड, अगर दोनों की ब्राइटनेस सेम हो, मतलब जितनी दूर आपने ब्लू लाइट रखी है उतने ही दूर आपने एक रेड लाइट रखी है, देन व्हाट विल हैपन, जब हम ब्लू लाइट को रखेंगे तो ब्लू लाइट भी इलेक्ट्रॉन एमिट करवा रही है, रेड लाइट भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट करवा रही है, दोनों की ब्राइटनेस सेम है, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ फोटॉन, बोथ विल इजेक्ट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन बोथ केसेस देयर विल बी द इक्वल अमाउंट ऑफ करंट, बट द पोटेंशियल, द स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डिफरेंट फॉर द बोथ केसेस। इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा, रेड के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल कम होगा, बिकॉज इस ब्लू लाइट के जो फोटॉन हैं वो अपने पास ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, जबकि ये जो रेड लाइट के फोटॉन्स हैं ये अपने पास कम एनर्जी रखते हैं। सो इस चीज़ से हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि व्हेन यू यूज़ अ ब्राइट लाइट इट मीन्स मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स इट मीन्स मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज़ dim light, so lesser number of photon and lesser electrons will be ejected। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन में इतना सारा ना लिख दीजिएगा, जितना पूछा गया उतना रखिएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए मैं डिटेल ज़्यादा बता जाता हूँ। अक्सर ऐसा होता है, आपको मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि आप खुद भी कॉन्सेप्ट से पढ़ा करें। क्वेश्चन लिखा हुआ, विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द लोअर नंबर ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी लाइट। तो आप कहेंगे ये डिपेंड ही नहीं करती बात, आपने इसके आंसर में लिखना है दोनों एक जितना इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे, बस फ़र्क ये होगा हायर फ्रीक्वेंसी के अंदर हायर एनर्जी होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी के अंदर लोअर एनर्जी होगी। बस इस हिस्से को याद रखिए कि ब्लू हमेशा अपवर्ड होगा, रेड हमेशा डाउनवर्ड होगा इन केस ऑफ एनर्जीज, बट इन केस ऑफ फोटॉन्स दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो बाकी जो शॉर्ट क्वेश्चन रह गए ये हम करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।